नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर सभी जितने भी आंदोलन हुए हैं भारत को राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें जितने भी बड़े बड़े लोगों का योगदान रहा और साथ साथ बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगी। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है और आप इसके माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। वहाँ पर जो रेजिमेंट थी, वहाँ पर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो कारतूस थी वो सूअर और गाय के चर्बी से बनाई जा रही थी, जिसको दांतों से काटा जाता था, जिससे कि वो उसमें कोई भी जंग वगैरह ना लगे कारतूस में, इसलिए ऐसा किया जा रहा था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। चर्बी किसकी थी? वो सूअर और गाय की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था, तो वो लॉर्ड कैनिंग कार्य कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर 1857 क्रांति में किन किन लोगों ने नेतृत्व किया और किन किन लोगों ने उसको दमन किया, ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेतृत्वकर्ता के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। इसको दमन किया था कैप्टन हडसन और निकलसन ने, दोनों ने मिलकर। कानपुर से नाना साहब ने यहाँ लीड किया था और कैंपवेल के द्वारा इसका दमन किया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और कैंपवेल के ही द्वारा इसको भी दबाया गया। झांसी से विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसको जनरल ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया। और ग्वालियर से विद्रोह किया था तात्या टोपे ने, जिसको जनरल ह्यूरोज के द्वारा ही दबाया गया था। इलाहाबाद से विद्रोह किया था लियाकत अली ने, जनरल नील के द्वारा इसको दबाया गया। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया और इसको विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा दबाया गया। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से अजीमुल्लाह के द्वारा विद्रोह किया गया और रेनर्ड और एवं सर कैंपवेल के द्वारा इसको दबाया गया। कैंपवेल वही है जिन्होंने कानपुर और लखनऊ का जो विद्रोह था उसको दबाया था। तो ये सारे विद्रोह याद रखिएगा, आपसे पूछ लिए जाते हैं अधिकारियों के नाम और जो नेतृत्व करता थे उनके नाम, कहाँ से किसने नेतृत्व किया। ठीक, चलिए आगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पॉमर्स्टन। कौन? लॉर्ड पॉमर्स्टन यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा। कौन थे वो? मिर्जा गालिब थे। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। कौन? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो कि बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा एक षड्यंत्र की संज्ञा 1857 के विद्रोह को दी गई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो ये कमल और चपाती को निश्चित किया गया था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर बलिदान अपना दिया गया था। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित थे, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे और इन्होंने ही कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया, जिसके वजह से विद्रोह हुआ। इन्होंने फिर जो अधिकारी थे उनको भी मार दिया, अंग्रेज अधिकारियों को मारा। उसके बाद
फिर इनको फांसी दी गई। वह पहला भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो मंगल पांडे वो पहले भारतीय सिपाही थे। ठीक। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से किया था। 1857 में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे के द्वारा कानपुर से नेतृत्व सैनिकों का किया गया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण घटक क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन बाद में ही मुस्लिम सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन मुस्लिम की तरफ से हुआ, इसीलिए मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में दरार डाला अंग्रेज ने और फूट करो राज करो की नीति को अपनाया। उसके बाद मुस्लिमों की जो आज की हालत है उस समय काल से ही कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पदों में बैठाना, भर्ती कराना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आज जो मुस्लिमों की हालत आपको दिखाई देती है उसकी नींव उसी समय से शुरू की गई थी। और ये जो 1857 का विद्रोह था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर यहाँ पर विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी से अपना विद्रोह शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, उनका नाम मणिकर्णिका था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई को ये संज्ञा दी गई थी। जो ह्यूरोज थे उन्होंने, ये ब्रिटेन सैन्य अधिकारी थे। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? मतलब बाहर रहे, और ये शिक्षित वर्ग रहा। शिक्षित मध्यम वर्ग था जो कि 1857 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह, जो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनका देहांत हुआ था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल इसको कब शामिल किया गया? तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया। और फिर अफवाह फैली कि उसमें सुअर, जो कि मुस्लिमों के लिए यूज़ के विरुद्ध है, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो हिंदू है उनको गाय की चर्बी के लिए विरुद्ध है, इसीलिए ये जो एनफील्ड राइफल्स के लिए कारतूसें यूज़ की जा रही थी चर्बी वाली, उसका भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालिक मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था 1857 में। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह किस नेता के लीड में हुआ था? तो मौलवी लियाकत अली 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से लीड कर रहे थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये गडकरी विद्रोह का केंद्र माना जाता था। ठीक। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान। ये सबसे बड़े विद्रोही भी माने जाते हैं अंग्रेजों के, और इन्होंने बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण भी माना जाता है। अंग्रेजों ने धर्मों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। ईसाई धर्म का प्रचार ज़्यादा करने लग गए थे, ये भी एक संदेह माना जाता था। इन्होंने सती प्रथा को बंद किया। इन्होंने और भी बहुत, जैसे पुनर्विवाह, जो रूढ़िवादी लोग थे वो इनके खिलाफ इसके कारण हो गए थे। ठीक। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वो वीडी गावरकर ने कहा था।
और तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या तोपे का मूल नाम था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसके द्वारा, ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया? तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा ये कहा गया कि जो ये पहला राष्ट्रीय आप स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं ना, ये ना तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। चलिए अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स को देखें तो आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, वर्ष और उससे रिलेटेड जो पक्ष रहे हैं, कौन अपोजिट में, कौन उसके साथ था और साथ साथ परिणाम क्या रहा। जैसे खेड़ा का युद्ध हुआ था, बहुत प्रचलित है, 1707 में हुआ था, मराठा साहू और ताराबाई के बीच में, जिसमें साहू यहाँ विजेता रहे थे। भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 में, ये बाजीराव प्रथम मुगल के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें बाजीराव प्रथम जीत गए थे। करनाल का युद्ध ये 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह ने यहाँ पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के साथ लड़ाई की और नादिर शाह यहाँ पर जीत गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746-48 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी जीत गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध दोनों में अंग्रेज जीते। इसको 1749 से 54 द्वितीय में हुआ और 1758 से 63 वाला तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, फ्रांसीसी अंग्रेज और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। ठीक। और प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा प्रचलित 1757, जिसमें अंग्रेजों के लिए कहीं ना कहीं नींव का काम किया इस युद्ध ने। तो 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज यहाँ जीत गए और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक पहला कदम उठा लिया था, पहला कदम जीत लिया था। वेदरा युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, इसमें भी अंग्रेज जीत गए और यहीं से अंग्रेजों के भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने का रास्ता शुरू हो चुका था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इनमें अब्दाली जीत गया लेकिन शासन नहीं कर पाया। शासन, बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से वो शासन नहीं कर पाया और ये ऐसा युद्ध था जिसमें जीतने वाला और हारने वाले दोनों को ही उतना ही नुकसान हुआ था, हारने वाले को भी और जीतने वाले को भी, और दोनों ने ही शासन नहीं किया। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, अंग्रेज यहाँ पर जीत गए और अब इसके बाद अंग्रेजों ने अपना वास्तविक शासन शुरू किया था। प्रथम मैसूर का युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ। हैदर अली ने यहाँ परास्त किया अंग्रेजों को। दक्षिण में अंग्रेज अब अपना विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ था। रुहेला युद्ध हुआ ये 1774 में लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, और रुहेल शासन हाफिज खां के बीच, जिसमें अंग्रेज ने जीत दर्ज की। सिकंदर बेड़ा का युद्ध हुआ 1775 में निजाम और मराठा के बीच, मराठाओं ने जीत दर्ज की। और प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ, जिसमें कोई निर्णय नहीं निकला। संधि के बाद इस युद्ध को समाप्त किया गया क्योंकि बहुत लंबे समय तक युद्ध चल गया था, दोनों ही चाहते थे युद्ध समाप्त हो जाए। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक, जिसमें कोई निर्णय नहीं निकला। अंग्रेजों और टीपू जो सुल्तान और हैदर अली, इन दोनों ने मिलकर इसको लड़ा और कोई निर्णय यहाँ पर नहीं निकला। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर
लड़ रहे थे। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर 92 में, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ यहाँ पर जीत दर्ज की और अंग्रेजों ने यहाँ जीत दर्ज कर ली, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इस युद्ध का समापन अंग्रेजों की जीत के साथ हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक। अगर द्वितीय मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 1806 तक हुआ। ये लॉर्ड वेलेस्ली और मराठाओं के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 तक, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखे के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। तृतीय मराठा युद्ध, जिसमें 1817 से 1818 तक लॉर्ड हेस्टिंग और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने ही जीत दर्ज की थी। पिंडारी युद्ध हुआ 1817 से 1818 तक। कर्नल स्टीमन और पिंडारी लुटेरों के बीच ये युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। लगभग आप यहाँ पर देखेंगे सभी अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। उसी के बाद भारत में जो उनका साम्राज्य था वो उसका विस्तार हो पाया। प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 तक। अंग्रेज और बर्मा के बीच में अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। और प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ, जिसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड और अफगान के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ जीत दर्ज की थी। अब प्रथम सिख युद्ध हुआ, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी सारे अंग्रेजों ने जीते। अंग्रेजों के साथ सिखों का जब प्रथम युद्ध हुआ 1845 से 46 तक, जिसमें अंग्रेजों ने यहाँ पर सिखों को हरा दिया। और सिख आपको पता है 1857 में क्रांति हुई तो सिखों ने अपने आप को उस आंदोलन से अलग कर रखा था। ठीक। द्वितीय सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 अंग्रेजों और सिख के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। अंग्रेजों ने बर्मी सेना को हराकर जीत दर्ज कर ली थी। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, सेम रिजल्ट 1878 से 80 तक चला। अंग्रेजों ने यहाँ जीत दर्ज की। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ अंग्रेजों और बर्मी सेना के बीच। इसमें भी अंग्रेजों ने जीत दर्ज की। 1885 ईस्वी में इस युद्ध को किया गया। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में अंग्रेज और अफगान के बीच हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। ठीक। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, जैसे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो नामधारी सिखों के द्वारा पंजाब से सशस्त्र विद्रोह किया गया 1857 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया, तो कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया। 1858 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो बख्त खां के द्वारा दिल्ली से जो सैन्य नेतृत्व था वो किया था, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पर लीड कर रहे थे। 1857 में मेरठ विद्रोह के नेता कौन थे, तो मेरठ से कदम सिंह ने यहाँ पर विद्रोह किया था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया, तो ये 22 मई 1857 को ये किया गया, जब मेरठ में छावनियों पर अटैक किया गया सैनिकों के द्वारा। और उसके बाद उनको एक नाम, एक प्रतीक मात्र, एक नेता चाहिए था जिसको पूरा देश स्वीकार करे, और ये कौन थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। तो उनसे बोला गया कि आप हमारे लीडर बन जाए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको हमारा लीडर बनना है, करेंगे तो हम ही, और आपके झंडे के नीचे हम युद्ध करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और ये जो घोषणा हुई थी कि हाँ अब वो सम्राट घोषित कर दिए गए हैं भारत के, वो 22 मई 1857 को हुआ। लेकिन उसके बाद रंगून में इन्हें भेज दिया गया, अंतिम सांस उन्होंने वहीं ली और वहीं पर इनका अंतिम समय कटा था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको दिल्ली से बाहर कर दिया था, लाल किले से बाहर कर दिया था इस आंदोलन के बाद। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, तो ये
ये टेलर और विसेंट आयर, ये दोनों ने यहाँ पर जो बिहार में विद्रोह को समाप्त किया था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन के 1857 में दिल्ली में जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था उसकी मृत्यु कर दी गई, क्योंकि वो विद्रोहियों का दमन करने की सोच रहा था, मतलब दमन कर रहा था। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़राइल, इसके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह की 1857 जो विद्रोह हुआ था उसकी संज्ञा दी गई थी। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में ये वाक्य किसने संबोधित किया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा ये वाक्य संबोधित किया गया था। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया, मतलब बदल गया। एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया कि स्टार्टिंग में तो सैनिक विद्रोह था, बाद में ये राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम का एक विद्रोह बन गया था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को देखा था। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे। अगला, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खां द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक थे। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वीडी सावरकर थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा था? तो बहादुर शाह जफर को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया और बाद में रंगून भेज दिया था। ठीक, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून म्यांमार में निर्वासित किया गया। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल था जिसकी 1857 के विद्रोह में जो विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका रही थी। 1857 ईस्वी में किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे के साथ ऐसा किया गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह सबसे कट्टर दुश्मन था, जो कि कहाँ से लीड कर रहा था? बरेली से लीड कर रहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। ठीक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया विराजमान थे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया? तो महक परी का उपनाम जीनत महल को दिया गया था। ठीक, अगला, बैरकपुर
कि परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई, तो जनरल हर्षी पर गोली चलाई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो ये पढ़ चुके, एस.एन. सेन थे। कौन? एस.एन. सेन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो जब ये सैनिक आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ, उसके बाद ये अनाउंस किया गया महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अब यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो कब हुई, किस वर्ष हुई, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में कर दिया गया, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ। और इंडियन काउंसिल एक्ट ये 1861 में आया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। कूका विद्रोह 1872 में हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। रैंड तथा आमर्स की हत्या 1897 में की गई थी। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सूरत कांग्रेस में फूट, सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस में फूट हो गई थी, ये 1807 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हम पढ़ चुके 1885 में हुआ। पहला अधिवेशन बंबई में इसका कराया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया, ये 1909 में आया था। और ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार ये 1911 में लगा था। ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रॉलेट एक्ट आने की वजह से जो विद्रोही थे वो विद्रोह कर रहे थे, मतलब जिनको ये रॉलेट एक्ट सही नहीं लगा वो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन बाद में इस हत्याकांड को जनरल डायर के कारण अंजाम दिया गया, वहाँ की जो उनके अंडर सेना थी उनके द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में आया। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में सैयद बंधुओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को समाप्त भी किया गया 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, लेकिन भारत के जो महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसके अगले वर्ष 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में ही महात्मा गांधी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संप्रू साहब थे। पूना पैक्ट 1932 में अपनाया गया। महात्मा गांधी और साथ साथ डॉक्टर BR अंबेडकर जी के बीच में साइन अप हुआ था। प्रांतीय स्वराज की घोषणा ये 1935 में हुई। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में शुरू की गई। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन भी 1942 में हुआ, जिसको पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1946
1943 में हुई। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा 1946 में की गई। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में आई और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 1947 में। और गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगी होंगी। अब मैं आपके लिए एक थोड़ा सा प्रचार करना चाहता हूं जिसमें स्टैटिक जी के हम करंट अफेयर के और सामान्य विज्ञान की ई बुक के बारे में बता रहे हैं। इस स्टैटिक जी के की वो ई बुक है जो कि हिंदी मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5100 क्वेश्चंस हमने TCS के द्वारा जो पूछे गए हैं उनको कलेक्ट करके बनाया है। सबको अलग अलग, जैसे भूगोल के अलग है, इतिहास के अलग है, अर्थशास्त्र के अलग है, विज्ञान के अलग है और कंप्यूटर जीके के अलग है। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो आप TCS के फॉर्मेट को समझ पाएंगे। 2013 से 2023 तक को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सभी को ऑब्जर्व करके इसे बनाया गया है। और अगर करंट अफेयर की ई बुक आप परचेज करेंगे तो 2023 जनवरी से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को इनमें कवर किया गया है। 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQs इसमें कवर्ड है और 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। और तीसरी ई बुक है सामान्य विज्ञान की, जो आपके लिए जो भी एग्जाम है जिनमें जीके पूछा जाता है उनमें कहीं ना कहीं आपसे विज्ञान भी पूछा जाता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर में आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारी टीम बहुत जल्द आपके लिए जो भी उचित फैसला होगा, जो भी आपके लिए किया जा सकता है वो करेगी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण इसको कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस साल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें पहला जो इसका अधिवेशन था वो हुआ था बम्बई में, जिसको WC बनर्जी जी के द्वारा लीड किया गया था। ठीक, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थान और उनसे रिलेटेड जो वर्ष हैं उनकी बात करते हैं। जैसे बम्बई में सबसे पहला अधिवेशन हुआ 1985 में, WC बनर्जी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। फिर कलकत्ता में 1886 में हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला फिर मद्रास में 1887 में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद और मद्रास में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की और पहले नॉन भारतीय, जो भारतीय नहीं है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता 1888 इलाहाबाद में की थी। बम्बई में 1889 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ 1890 में, उसे फिरोज शाह मेहता के द्वारा लीड या अध्यक्षता की गई थी। नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ P. आनंद चार्लू के द्वारा। किसके? P. आनंद चार्लू के द्वारा। इलाहाबाद अधिवेशन 1992 में हुआ, WC बनर्जी ने दोबारा यहाँ पर अध्यक्षता की। लाहौर में अधिवेशन हुआ 1893 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। मद्रास अधिवेशन 1894 में हुआ, एल्फ्रेड वेब के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। पूना अधिवेशन 1895 में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ, RM सयानी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है, वहाँ पर अधिवेशन हुआ 1897 में। और आपको बता दूं 1896 में
जो हमारा वंदे मातरम है उसको सबसे पहले गाया गया, राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया गया। अमरावती जहाँ पर 1897 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, जिसमें सी शंकरन नारायण के द्वारा अध्यक्षता की गई। मद्रास अधिवेशन 1898 में हुआ, जिसमें आनंद मोहन बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला, लखनऊ अधिवेशन 1899 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। लाहौर अधिवेशन 1900 में हुआ, जिसमें NG चंद्रावकर के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1901 ईस्वी में, जिसमें दिनशॉ एडुलजी वाचा के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। अहमदाबाद अधिवेशन 1902 में हुआ, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। मद्रास अधिवेशन 1903 में हुआ, लाल मोहन घोष के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। उम्मीद कर रहा हूँ आप बोर नहीं होंगे। देखिए, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको कुछ वनडे एग्जाम में जैसे मैं ये करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इनको सुन लीजिए, आगे बढ़िए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो उनको लिख लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। बम्बई अधिवेशन हुआ 1904 में, जिसमें सर हेनरी कॉटन के द्वारा अध्यक्षता की गई। लेकिन बनारस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 ईस्वी में हुआ, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। और इस साल बंगाल का विभाजन हुआ था, इसीलिए आपसे पूछ लिया जाता है। अगला, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। और ये मुस्लिम लीग इसमें सेपरेट हुआ था और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, रास बिहारी घोष यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है, इसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। ठीक, एक बार आप बताइएगा कि ये राइट है कि नहीं। बिल्कुल राइट है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन में ये घटना घटी थी। राज बिहारी घोष के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की जा रही थी। मद्रास में 1908 में अधिवेशन हुआ, जिसमें राज बिहारी घोष के द्वारा ही अध्यक्षता की गई। लाहौर में 1909 ईस्वी में हुआ, मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में हुआ, सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। और कोलकाता, जिसमें 1911 में अधिवेशन हुआ, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल बंगाल का जो विभाजन था उसको कैंसिल किया गया था। पंडित विशन नारायण धर के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। बांकीपुर 1912 ईस्वी में RN मधोलकर के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। कराची में अधिवेशन 1913 ईस्वी में सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा अध्यक्षता की गई। मद्रास में 1914 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, जिसमें भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा अध्यक्षता की गई। बम्बई अधिवेशन 1915 में हुआ, जिसमें सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की गई। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, इसमें जो हमारे मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस के साथ विलय हो गई, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यहाँ पर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया गया, और ये पहली फीमेल अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बम्बई अधिवेशन 1918 में हुआ, सैयद इमाम हसन के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। दिल्ली में अधिवेशन 1918 में हुआ, मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। अमृतसर 1919 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। नागपुर में 1920 में अधिवेशन हुआ, सी विजया राघवाचारी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। लेकिन उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करना था, इसीलिए दोबारा से, या विशेष कह सकते हैं, विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1920 में ही बुलाया गया कलकत्ता में, और लाला लाजपत राय जी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। अहमदाबाद में 1921 में अधिवेशन हुआ, जिसमें हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता की गई। गया में हुआ 1922 में, क्योंकि इसी साल असहयोग आंदोलन खत्म किया गया था, और 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। काकीनाडा
में 1923 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा अध्यक्षता की गई। दिल्ली में हुआ 1923 में और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। बेलगाम ये इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1924 में हुआ और इकलौता और पहला और लास्ट था, ठीक, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ जिसमें श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई और ये पहली भारतीय फीमेल बनी थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। गुवाहाटी में 1926 में हुआ जिसमें श्रीनिवास अर्थगर के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। मद्रास में 1927 में अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की गई। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला, दिल्ली में 1932 में अधिवेशन हुआ जिसमें सेन रणछोड़लाल दास अमृतलाल के द्वारा अध्यक्षता की गई। कलकत्ता में 1933 में अधिवेशन हुआ जिसमें श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई। बम्बई में 1934 में अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई। अगर आपको अब यहाँ से अधिवेशन के बारे में नहीं जानना है तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा। मेरा काम है पूरा बताना जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। लखनऊ अधिवेशन 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई। लगातार इन्होंने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। फैजपुर में 1937 में अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही अध्यक्षता की गई। हरिपुरा में 1938 में हुआ अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। उसके बाद त्रिपुरी 1939 में अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही अध्यक्षता की गई। रामगढ़ में 1940 में अधिवेशन हुआ जिसमें अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता की गई। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ जिसमें आचार्य जे कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। दिल्ली में 1947 में अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता हुई। अगला, जयपुर में 1947 में तो हमको आज़ादी ही मिल गई थी। 1948 में डॉक्टर P. सीतारमैया के द्वारा अध्यक्षता की गई जयपुर अधिवेशन में। नासिक में 1950 में अधिवेशन हुआ जिसमें PD टंडन के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। तो ये मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, उनके जो अध्यक्ष थे उनकी बात मैंने की है, ठीक। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य पहलुओं की बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में कराया गया था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वो संवैधानिक तौर पर वो मांग रखते थे, पत्र लिखते थे, फिर मांग रखते थे, शांतिपूर्ण बैठक करते थे, ग्रुप बनाकर बैठते थे, अपनी मांग झंडे दिखाते थे, इस प्रकार से वो करते थे। तो संवैधानिक आंदोलन थे उनके सभी के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बंबई में हुई थी 1985 में। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने रखी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखी गई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा, डफरिन के समय काल में यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय काल में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय
अधिनियम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यहाँ के, मतलब A.O. ह्यूम यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो 1884 ईस्वी में मद्रास महासभा की स्थापना की गई थी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को लिखा गया था। अगला, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1980 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये लिटन ने ऐसा किया था। तो लिटन वायसराय थे जिन्होंने 1880 के दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाया था। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें भारतीयों को ये समझाना था कि भारतीयों को अंग्रेज किस प्रकार से खोखले कर दे रहे हैं, किस प्रकार से गरीब बना रहे हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ये कब लागू हुआ? तो 1878 में जो प्रशासनिक सेवाएं थी उसमें 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। इल्बर्ट इसका मेन माध्यम था कि भारतीय इसमें ज़्यादा ना सिलेक्ट हो पाए। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये उभरा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, मतलब अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी 1986 में ये बने थे। 1905 में 1987 माफ़ कीजिएगा 1987 में ये बदरुद्दीन तैयब जी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा? किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा और जीत भी गए थे। किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है। मैं सबसे बड़ी मेरी अभिलाषा है कि कांग्रेस जब लड़खड़ाए और उसके लिए उसके समय तक मैं भी यहाँ पर रहूँ और शांतिपूर्ण यहाँ पर देखूँगा कि वो किस प्रकार से लड़खड़ाकर गिर जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1905 में जब विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग इनसे अलग हुई और 1907 में 2 दल में विभाजन हुआ, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस साल भारत में विभाजन बंगाल विभाजन के रूप में हुआ। तो गोपाल कृष्ण गोखले उस साल अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बनारस अधिवेशन था। वर्ष 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। अगला, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1837 ईस्वी में हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की थी। 1870 में पूना
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद राणाने के द्वारा यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई। किसने? 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो डी डक्कन एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ये मांग की गई थी 1875 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक थे। इंडिया फॉन्ट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फीमेल अध्यक्ष बनी थी 1817 में। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आर.पी. दत्त थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह 1885 में मुंबई में या बॉम्बे में ये बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेडरबर्न के द्वारा 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही पूरी तरह देश को नष्ट कर देगा? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो डफरिन के द्वारा ये कहा गया और डफरिन के समय पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि ये राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। अगला, किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी और इसमें लाल पाल बाल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेता थे। किसने कहा था हमें माँ की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान ना दें? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे पर रखा जाएगा? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता था? उग्रवादी वर्ण कहा जाता था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के एक वाक्य था। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष थे, जो पहले क्रांतिकारी थे, बाद में ये योगी और दार्शनिक बन गए थे। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास के द्वारा। जो अलीपुर बम कांड था अरविंद घोष का, इन्होंने बचाव किया था, CR दास ने। अगला, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी नामक बाल गंगाधर द्वारा साप्ताहिक पत्रिका को शुरू किया गया। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब उपनाम है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में पहला विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो समीउद्दीन खां को जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय, सलीमुद्दीन खां। ठीक। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला, 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। गदर पार्टी, और 1912 को ही बिहार का राज्य स्थापना डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? तो ये स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था वंदे मातरम। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो VD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत जो अंग्रेजी विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना की गई। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र 1904 सही। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल 1908 में बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पीकार कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता था? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, लाल का मतलब लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम व्यक्ति कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम व्यक्ति था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ
किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ध्यान रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ, तब एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था होम रूल पार्टी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इस साल भारत का बंगाल विभाजन भी हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ उस समय पर ये अध्यक्ष चुनी गई। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ पर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट्स करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, ये कथन था लाला लाजपत राय का। जब 1927 में साइमन कमीशन आया था तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेज़ों की सेना है उन्होंने लाठी मार मार के इनकी हत्या कर दी थी और ये शहीद हो गए थे। सूरत की फूट 1907 में कांग्रेस किसके हाथ पे आ गई? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई। कांग्रेस दो दल में टूट गई, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे। स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुजफ्फरपुर कांड 1908 में हुआ में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर कांड 1908 में जो हुआ उसमें खुदीराम बोस को यहाँ फांसी दी गई थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हुआ था? तो 1907 में तो विघटन हुआ और 1916 में विलय हुआ। लखनऊ अधिवेशन था वो। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ये कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए थे। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो 1907 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार प्रदर्शित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका था? तो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड जनरल हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो 1912 सही होगा। अगला, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? तो रास बिहारी बोस इसके सूत्रधार थे। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी ये भारत के बाहर सबसे सक्रिय क्रांतिकारी संस्था थी। भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर
अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई, तो अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अंतरिम भारत सरकार की अफगानिस्तान में स्थापना की थी। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला यहाँ पर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, जो अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में शुरू हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन के प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड से होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा ली गई थी। अगला, माले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 ईस्वी में माले मिंटो रिफॉर्म को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नामक जो एक समाचार पत्र था, उसको पेरिस में मैडम भीकाजी रुस्तम के द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1909 में। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक थी, हेड थी 1916 में मद्रास में। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी गावरकर से। किससे? वीडी गावरकर से। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक। अगला, तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, किसने कहा था? विटेनटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो एक क्रांतिकारी ये संगठन था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो बंगाल विभाजन जब लागू हुआ उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। ठीक। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इन ई बुक को देख सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन ई बुक है। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए टेस्ट है जिनमें 2 क्वेश्चन है। जैसे 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। और भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप खुद लाइक करके, और अपने अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। हम बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एक अथक प्रयास है। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।